बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वॉक्स पॉप के साथ मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद सेक्टर G8 में, और आज हमारे साथ मेहमान हैं हाजी वज़ीर ख़ान साहब। इस्लामाबाद के मशहूर और मारूफ़ कारोबारी शख्सियत हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके अदनान मोटर्स के ऊपर मौजूद हो के क्या हालात हैं इनके कारोबार के। हाजी वज़ीर साहब एक मशहूर और मारूफ़ शख्सियत हैं जो इस्लामाबाद में बड़ी गाड़ियों का स्पेशली काम करते हैं। हाजी वज़ीर साहब, आप कब से इस गाड़ियों के शोबे में आए? मैं आया तकरीबन 1988 में गांव से। चारसदा मेरा गांव है और सडीरी मेरा मिसाल ज़िला चारसद है, गांव सडीरी है। भाई साहब, ये बताएं कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल ये की? चारसदा से, सडीरी से हमारा उधर प्राइमरी स्कूल था, उधर मैंने हासिल किया। 8 तक मैंने पढ़ा है। 8 तक पढ़ा। जी, और शुरू से लेके आपका ये गाड़ियों का ही शौक हमारे था? शुरू से बचपन से ये कारोबार है, गाड़ियों का बिजनेस। मैं पूरा दुबई से भी किया, जापान से भी किया और कराची से भी बहुत किया। सन तकरीबन 95-96 में कराची से बहुत काम किया। तो 2003 में मैं फिर चारसदा से इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ और 2003 से इसी जगह पे इंशाल्लाह ताला हमारा 19 साल हो गया। आप काफ़ी टाइम से गाड़ियों का कारोबार जी, कर जी। रहे हैं, तो अभी आप क्या समझते हैं कि इस कोविड के या कोविड के दौरान कारोबारी हालात किधर जा रहे हैं? बस कारोबार हालात तो हमने बहुत इंतज़ार किया। 4 साल हो गया, 5 साल हो गया तकरीबन। जब ये नई हुकूमत आया तो दिन ब दिन नया नया टैक्स, नया नया मिसाल अजाब आते हैं। तो हम इस वजह से ये डीजी जो एक्साइज है, जो डीजी कस्टम है, जो वज़ीर आज़म साहब है, सबको मैं अपील करता हूँ उस पर नज़रसानी करो। हमारे लिए रोज़ाना मुश्किलात पैदा होते हैं। रोज़ाना लोग इधर मिसाल अंधेरों में जाते हैं और कारोबार रोज़ाना बर्बाद हो रहे हैं। एक तो इधर मिसाल कोई 20 लाख का गाड़ी ले लेगा तो एकदम BR वाला पूर्ण करता है 20 लाख इधर से लेकर आए, तो ये बंदे बर्बाद हो गया। ये टैक्स की शुरुआत पुरानी गाड़ियों पे भी सेम है जो कस्टम ड्यूटी की आती है? कस्टम ये गाड़ी कब से किस सन तक मंगवाई जा सकती है? ये तो पहला इसने 3 साल मनसूबा किया। ये उसी टाइम मनसूबा था जो जरदारी का हुकूमत था। फिर उसके बाद जो हुकूमत चेंज हुआ तो उसने 5 साल मनसूबा किया। ये हमारा जो नया हुकूमत है, एमनेस्टी स्कीम जरदारी साहब ने शुरू की जी, थी। वो जरदारी साहब ने शुरू किया 2013 पे। उस स्कीम के बाद कोई स्कीम आई है? नहीं, एमनेस्टी उसके स्कीम? बाद कोई स्कीम नहीं आया। वैसा क्वेटी से एक्शन लोग जाते हैं, गाड़ी लेते हैं तो कस्टम वाला मिसाल उधर क्वेटे में गाड़ी एक्शन करते हैं, महीने में 2 महीने वो गाड़ी लेकर आते हैं। वो भी उसने बंद किया। अभी मेरा ख्याल है 2-3-4 महीने हो गया पूरे इंपोर्ट बंद किया। तो चलो इंपोर्ट तो बंद किया, कोई बात नहीं है। ये रोज़ाना बायोमेट्रिक का मसले, रोज़ाना टोकनों का मसला है, रोज़ाना ट्रांसफ़रों का मसला है। तो ये लोग क्या करेगा मुझे तो नहीं पता। खाना जंगी फिर शुरू हो जाएगा आपस में। कस्टम ड्यूटी पेड करने के बाद किसी लग्जरी गाड़ी के ऊपर दोबारा नंबर का भी टैक्स लगता है? अभी 2 महीने पहला मैं तो हैरान हुई, इससे पाकिस्तान से हमारा दुबई का शख्सिया हुकूमत बन गया। 2 महीने, महीना बाद, 15 दिन बाद तेलों का, टैक्सों का और मिसाल लग्जरी गाड़ी का या छोटो गाड़ी का। लग्जरी गाड़ी का पहले वेट पे था 6 लाख रुपए ट्रांसफ़र, फिर 8 लाख हो गया, अभी वो 20 लाख हो गया। तो ये 4000 सीसी से ऊपर की गाड़ी हैं या 1000 ये सीसी? नहीं, ये 4000 से ऊपर गाड़ी है। 1000 सीसी तक गाड़ी जो है ना, उसमें भी 50,000, 60,000, 70,000 लंबर का खर्चा। इधर मिसाल अभी मालिक नहीं है अमेरिका में बैठे कह रहे मिसाल ये हमारा जो एक्साइज वाला है, टैक्सेशन वाला है, ये मिसाल सारा माफिया ग्रुप उधर बैठे है और सारा और कोई काम नहीं है। लेकिन अभी आई साहब, कस्टम और एक्साइज की जो चीज़ें ऑनलाइन भी आ रही हैं तो लोगों को तो वो बार बार चीज़ें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एक्साइज की तरफ से जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि वो ऑनलाइन प्रॉपर नंबर लगवा रहे हैं, तो क्या अभी भी एजेंट माफिया मौजूद है? वो नंबर ऐसा ऑनलाइन नहीं लगाती, ये वैसा एक ड्रामा है। उसने इसी तरह अपना बंदे रखा है। मैं पे जितना भी एक्साइज वाला है, मैंने आपको बोला ये पराडो गाड़ी है, उस पर मिसाल पहला 3,000 रुपये पीस था। अभी मालिक उसका नहीं है, मेरे कमे आप डेट हो गया उसका। वो क्या करो, कह रहे लाख रुपए दे दो तो मैं ट्रांसफ़र करूँगा। यानी उस गाड़ी का मालिक अगर फौत हो गया है तो वो गाड़ी अगर आप ट्रांसफर करवाते हैं तो क्या उसके लिए वैसे कानून क्या है? कानून ये है तो डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, एक एप्टीडेबल होना चाहिए 100 रुपए का। ये कानून लीगल तरीका, ये वो नहीं मानता है। तो फिर आपको एक्साइज में उस गाड़ी को ट्रांसफर कैसे करवाते हैं? वो बस पैसे देगा, 70,000 लेते हैं, लाख देते हैं, 50,000 देते हो, कह रहा करवा दो बस हो जाएगा सब कुछ। मतलब खुद ब खुद कागज बनाते हो, करवाते हैं। लोग इस तरह गाड़ियां ट्रांसफर करवा रहे हैं? हाँ तो करवाएगा। मैं उसका ऑडिट वाला कि मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जब उसका पूरा फाइल निकालो और एक पुल का मुझे तो बायोमेट्रिक दिखा दो। क्योंकि आप कारोबारी शख्सियत हैं और मेन गाड़ियों के मरकज में बैठे हैं, इस किस्म की शिकायत तो आपके पास आती रहती जी जी, होंगी। बहुत आते हैं, रोजाना मेरे पास बंदे आते हैं। मजबूर है, क्या करूँ।
बायोमेट्रिक के हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये सहूलत मिली है हुकूमत की तरफ से? नहीं, ये तो बहुत बड़ा तकलीफ, उसने डबल तकलीफ दिया। कोई बंदा कराची में बैठा है, कोई लाहौर में बैठा है, कोई मिसाल बलूचिस्तान में बैठा है, कोई बाहर मुल्क में बैठा है, तो उसका तो बायोमेट्रिक होना नहीं चाहिए। जब होना चाहिए था तो इसका 2 महीने टाइम पे, ये तो उसने हुकूमत ने एक ऐसा प्लानिंग बनाया, 2 महीने टाइम पे कैसे एक बंदा ट्रांसफर, हर गाड़ी का लाजिमी ट्रांसफर करना है। नहीं तो बायोमेट्रिक एक्सपायर होगा, फिर 2000 रुपये महीना देना पड़ेगा, 1 साल चलाओ तो 25-26 हज़ार उधर चलेगा, तो ये लोग तो बर्बाद। लेकिन आप समझते हैं कि बायोमेट्रिक से पहले जब यूजुअली एक ट्रांसफर लेटर होता था, तो वो ट्रांसफर लेटर्स के नुकसानात ज्यादा थे या बायोमेट्रिक? नहीं, वो उसका नुकसानात इस वजह से नहीं था, किसी के पास 2 साल बाद ट्रांसफर होता, किसी के पास 10 साल बाद होता, किसी के पास साल बाद होता। अभी तुम मरते है या जिंदा होता है या मिसाल तुम भूखा होता है, 2 महीने बाद ये गाड़ी तुम लाजिमी ट्रांसफर करना है, नहीं तो बायोमेट्रिक दूसरा मालिक फिर देता नहीं है और इस बायोमेट्रिक एक्सपायर हो जाता है। ये तो एक बड़ी बहुत बड़ा प्रॉब्लम मसाइल बन जाते होंगे आप लोगों के हवाले से। अभी ये वजह बताइए हाजी वजीर साहब कि आप काफ़ी टाइम से 19 साल से इस्लामाबाद के मरकज़ में बैठे हैं, वफाकी दारुल-हुकूमत में कारोबार के हालात क्या हैं? तो दारुल-हुकूमत में कारोबार ये होता है, जो इंसान एक दूसरा की हेल्प नहीं करते हैं ना, तो ये तो तबाह हो गया। ये तो मैं पहले भी 2-3 दफ़ा मीडिया वाला आया, मुझने, हमारा यूनियन सदर था खुरम भाई, वो अभी नहीं है, उसको असल बात है ना, ये दर बदर हम ये पहला पार्लियामेंटेरियल भी हमने दर जरगा किया, फिर इधर एक्साइज वाला का, वो कोई सुनने वाला नहीं है, न उसमें मिसाल कोई एक्शन लेता है, बस वो कह रहा बात सुनता है, दूसरा कान से निकालता है। तो इस तरीके से तो मैं सिर्फ खुसूसी अपना वज़ीर आज़म साहब के ये अपील करता हूँ, उस पर तुम ज़रा नरसानी करो और ये काम जो है ना थोड़ा मेहरबानी करो, उस पर तुम हेल्प दे दो जब ये हमारा गाड़ियों का। और एक मिसाल ये रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, जब ये लोग 50 लाख रुपए का ये सारा बिजनेसमैन लोग है, किसी ने घर भेजा, किसी ने मिसाल ज़मीन बेचा, गाँव से आले इधर रोज़गार करते हैं, तो किसी के पास 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए है, वो बिल्कुल घर पे बैठे न पैसे निकालते हैं न रोज़गार करते हैं। क्यों? पीछे बिहार वाला। खुदा के बंदे, जो किसी के पास करोड़ रुपए उसको पीछे लगाओ। भाई साहब ये बताएं कि अभी दिन ब दिन टेक्नोलॉजी का दौर है, पाक व्हील जैसे आप देख रहे हैं बड़ा अदारा है जिसने बड़ा काम किया है, इसी तरह ओलेक्स ने बहुत बड़ा काम किया है, तो क्या आप लोग जितने भी बारगेन्स के लोग हैं, तो आप इस पाक व्हील या ओलेक्स या जितनी भी आने वाली ऐप्स हैं इनसे फ़ायदा ले रहे हैं? हम वो काम बिल्कुल नहीं करते। उसमें लोग 2 नंबर गाड़ी ज़्यादा बेचते हैं, न उसका घर मालूम है, न उसका प्लेट मालूम है, न उसका खानदान मालूम है। आधा है पाक व्हील में किसी का घर पे घर पे बैठा है या रेंट पे प्लेट पे बैठा है और 2-4 गाड़ी बैठेगा बस, तो उसका बेड़ा तो गर्क हो गया इस बंदे का। तो लोगों का मैं अवामों का ये अपील करता हूँ, ऐसा गाड़ी पे मत हाथ लगा दो और ऐसा गाड़ी मत ले लो जिसका बुनियाद नहीं होता है। यानी बारगेन में आके गाड़ी लेना इंतहाई मुफीद है और उसमें सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। बिल्कुल, आप किसी भी बारगेन से रसीद मिल सकती है, आप सड़क के ऊपर खड़े होकर गाड़ी नहीं जो खरीद बारगेन सकते। से हम कमीशन लेते हैं 1%, हम उस पे हुकूमत का टैक्स देते हैं, उधर लेसन से हमारा पास हुकूमत ने हमारा लेसन इशू किया, और इसका बावजूद जब ये मिसाल बारगेन पे गाड़ी लेते हैं और रसीद बनाते हैं तो 10 साल 15 साल बाद आते हैं तो गाड़ी में मसले, तो हम उसका मसला हल करते हैं। जब रोड प्लाक पील पे ऐसा लेते हैं उसका कोई हल नहीं होता है। भाई साहब ये बताएं कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां आजकल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्तेमाल होनी शुरू हो चुकी हैं, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां के बारे में आप क्या लोगों को राय देते हैं कि क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको तो मालूम होगी? इसका मुझे इतना सा इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मालूम है, थोड़ा बहुत है, मैं उसका जवाब देता हूँ। ये टेक्नोलॉजी जो हाइब्रिड गाड़ी आ रहा है ना आजकल, चाइना का आवाज़ आ रहा है, कभी किधर से कभी किधर से, तो मैं कह रहा ये गाड़ी जो हमारा मौजूदा हुकूमत है ना, तो उसको जो पुराना बड़ा गाड़ी है उस पर अहमियत देना चाहिए, उस पर हमारा पाकिस्तान पे इतना मिसाल सरमाया नहीं आएगा। ये मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करता हूँ। ये गाड़ी का इधर हमारा दिन ब दिन हालात ऐसा ख़राब है, मैं तो हुकूमत को ये अपील करता हूँ, चल ठीक है इंपोर्टेड गाड़ी बंद किया हो, ये लोकल गाड़ी पर जो उसका टैक्स है वो कम करो, जो लोकल गाड़ी भी थोड़ा सा बंद करो। इधर बम्पर टू बम्पर, आज से 5 साल पहले जब मैं जेट मरकज़ G11 तक जा रहा था तो दूर दूर से गाड़ी नज़र आता था, अभी बम्पर टू बम्पर गाड़ी जा रहा है। तो 2-4 साल बाद फिर क्या हालात होगा, फिर लोग घर से नहीं निकल जाएगा, वो दुबई वाला सिस्टम होगा, पूरा पूरा दिन एक एक चौक में लगाएगा, तो ये हमारे लिए रोज़ाना पे ये परेशानी बनता है। जिस आज साहब आप बता रहे हैं कि अभी आज से पहले रश नहीं था, अब गाड़ियाँ बम्पर टू बम्पर हो चुकी हैं, तो इससे क्या आपके पास ज़्यादातर गाहक छोटी गाड़ियों के आते हैं या बड़ी गाड़ियों के? आजकल तो बिल्कुल ये 3-4 साल में तो मैं ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में कोई गाड़ी का गाहक नहीं है। क्यों? मैंने आपको पहले भी ये गुजारिश किया, जो लोग 50 लाख का गाड़ी, तो ये बिहार वाला पून करते हैं आप पैसे किधर से लेकर आया, ठीक है ना।
तो आपको पता है किसी के पास 50 साल से पैसे है, बाप के पैसे है, बेटे के पैसे है, माँ के पैसे है, ज़मीनों के पैसे है, गांव का ज़मीन उसने बेच दिया, दरख्त बेच दिया, अपना बच्चों के पेट के लिए मजदूरी करता है। तो ये बिहार वाला वो बेचारे इस वजह से रोज़गार बर्बाद हो गया। मैं अपना वज़ीर आज़म साहब के ये अपील करता हूँ, जिसके पास 4-5 करोड़ रुपए है वो फ्री हैंड छोड़ो, जो अपना बच्चों के लिए पेट भराएगा। अभी सब ये बताएं, क्योंकि आप इस्लामाबाद की ताजिर बरादरी में माशाल्लाह एक बड़ा नाम रखते हैं, हम देख रहे हैं कि आपके पास भी माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और दूसरे भी आपके बारगेन हजरात ये आपके दोस्त अहबाब मौजूद हैं। तो ये आप लोग किस तरह अभी गुजारा कर रहे हैं? रेंट कैसे निकाल रहे हैं? बिल्डिंग के रेंट कैसे निकाल रहे हैं? स्टाफ की तनख्वाहें कैसे निकाल रहे हैं? हम जो 15-16 साल पुराना जो मजदूरी किया ना, तो मैं इस बात पे इंशाल्लाह तसल्ली करता हूँ, अभी हम उससे कहते हैं और वो ख़त्म हो रहे हैं। जब ख़त्म हो रहे तो लोगों का क्या परेशानी होगा उसका तो बड़ा लोगों को तो पता नहीं है ना। वो तो मिसाल बस अपना गाड़ियों पे और अपना चर्चों पे ये नहीं पूछते नीचे लोगों का क्या होगा। जब दिन पे ऐसा लोग है, जब दिन पे कमाते हैं तो शाह को बच्चे के लिए कोल लेकर जाते हैं, जब दिन पे नहीं कमाते खुदा के कसम वो भूख से मरता है। अच्छा, ये बताएं कि इस्लामाबाद में बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ तो गाड़ियों का रश भी हम देख रहे हैं, तो क्या इधर आप समझते हैं कि लोग ज़्यादातर गाड़ियाँ खरीद भी रहे हैं या सिर्फ बेच ही रहे हैं? ये इसी टाइम तो न खरीदे फरोख है, कुछ नहीं है, न खरीद है न फरोख है, सिर्फ गाड़ी आते है। पहला मेरा रोज़ाना 2-3 सौदा हो रहे, अब एक हफ्ता में भी नहीं हो, महीना भी नहीं हुआ। क्यों? लोग डरते नहीं आते हैं, ये बिहार टैक्स की वजह, सिर्फ टैक्स की वजह से गाड़ियों में इतना टैक्स लगा है। जो बंदा कह रहे ट्रांसफर करो, एक एक ट्रांसफर पे 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए लग रहे हैं। तो 2 लाख गाड़ी में कमाता डीलर नहीं है, तो 5 लाख रुपए किधर से टैक्स देगा और किधर से ट्रांसफर करेगा। मैं हुकूमत, मौजूद हुकूमत तैयार अपील करो, मेहरबानी करो, उसमें थोड़ा सा दिखावा करो, कोई खुद बंदे भेजो, कोई टीम मुकर्रर करो। ये क्या हालात जा रहे हैं? सब कुछ तेलों से और गाड़ी से हमारा मुल्क चल रहा है। जब ये नहीं होता तो मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा, दिन ब दिन बर्बाद हो जाएगा। आप समझते हैं कि इस कारोबार, बारगेन के कारोबार से लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये इसी तरह दिन ब दिन गाड़ियों पे लग्जरी टैक्स बढ़ता गया और ये चीजें बढ़ती गई तो ये लोग फाकों पे आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, रोडों पे आ गया, तो आपने अभी कभी इस्लामाबाद एक्साइज में जाके कभी बात की, कभी FBR में बात की? हमने बिहार वाला भी बात किया, पहला भी मीडिया वाला आया, उसके भी हमने रिक्वेस्ट किया। फिर जो इधर बिलाल आजम है, ये हमारा 4 सदक है, हमने उसकी भी रिक्वेस्ट किया। मैंने कह रहा है यार ये बायोमेट्रिक बंद करो, ये हमारे लिए तो मसला बनाया। मैंने आपको बोला किसी के पास 3 करोड़ का गाड़ी है, 2 करोड़ का गाड़ी है, उसमें यार 2 महीने बाद कैसा 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए ट्रांसफर देगा? ये तो 2-3 साल गुजर गया तो फिर 50-60 लाख रुपए तो उधर जाएगा। हमारा ताजरान जो बिरादरी है ना, हमें इधर हमारा पूरा पाकिस्तान में यूनियन भी है, सब कुछ है, वो किसी का बात सुनता नहीं है, बस एक कान पे सुनते और दूसरा पे निकालते हैं। न हुकूमत एक्शन लेते हैं, न हमारा डायरेक्टर पे एक्शन लेते हैं, न हमारा एक्साइज पे एक्शन लेते हैं, न कस्टम पे एक्शन लेते हैं। तो हम भी इसी तरह वीरान बैठा। मैंने कह रहा चलो ठीक है, अल्लाह तो है ना। भाई साहब ये बताएं कि अभी जो स्मार्ट कार्ड गाड़ियों का शुरू हुआ है, इस हवाले से क्या आपको जल्दी रजिस्ट्रेशन मिल जाती है? स्मार्ट कार्ड जल्दी मिल जाता है? नंबर प्लेट्स गाड़ियों की आपको मिल जाती हैं या इसमें भी कोई ना कोई मसाइल आपको बस इसमें मसाइल ये है ना, जब पहला 500 रुपये लगता, अभी 5000 दे तो 10 मिनट में देते हैं। जब पैसे नहीं देते तो लोग 2-3 महीने चक्कर लगाते हैं अदालत जैसा, बस ख्वार तारीख पे तारीख, कोई ऐसा मिसाल रिस्पॉन्सिबल नहीं मिलता है। तो आपको तो काफी मसाइल लोगों से मिलते होंगे? बहुत ज्यादा रोजाना जरगे आते हैं, रोजाना मसले आते हैं, रोजाना आते हैं। वो क्या करूँ, मजबूरी है। हम हुकूमत से तो नहीं लड़ते, हुकूमत से हम अपील करते हैं यार ये हमारा जो ताजरान भाई का, हमारा शोरूमों का, हमारा दुकानदारों का मेहरबानी कर रुकिस कर। अभी मैं बता दूँ, एक मजदूर 1000 रुपये दिहाड़ी लेते हैं तो वो बिजली का बिल देगा, को वो मिसाल बच्चों के लिए खाना लेकर जाएगा, तो वो क्या करेगा बताओ? तो वो ज़रूर खुदकुशी करेगा, वो ज़रूर डाका करेगा। आप भाई साहब एक बात बताएं, आप कारोबारी शख्सियत हैं, आप अवामुन्नास ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो गाड़ियों का कारोबार कर रहे हैं? तो गाड़ियों का कारोबार है नहीं तो मैं क्या पैगाम दे दूँ? उसने सब कुछ ठप किया। मैंने आपको बोला सबसे बड़ा गाड़ियों का सबसे अच्छा कारोबार हमारा था। मैं रोज़ाना, ये पूरा शोरूम वाला से पूछो, रोज़ाना मैं 2-3 सौदा कर रहा था। फिर हफ्ते में जब भी महीना भी नहीं होगा तो हम क्या करेगा? बस सुबह खर्च तो है उसी तरह है, बिल उसी तरह डबल है, पेट्रोल उसी तरह डबल है, बच्चों का फीस उसी तरह डबल है। हुकूमत तो किसी का भी मिसाल ध्यान ही नहीं करे यार ये बंदा रोजगार वाला तो ये बर्बाद है, उसके लिए आसानी पैदा की, आसानी तो नहीं है। भाई साहब आप क्या समझते हैं कि जिस तरह ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंपनियों की इजारादारी चल रही थी, अभी हमारे दोस्त ममालिक चाइना ने मुख्तलिफ नए ब्रांड्स निकाले, क्या आप समझते हैं कि नए ब्रांड्स आने से, नई चाइना की गाड़ियाँ आने से कोई फ़र्क पड़ेगा दूसरी गाड़ियों के ऊपर?
फ़र्क तो इस वजह से नहीं पड़ेगा, जो टैक्स चल रहा है ना, तो लोग तो मोटरसाइकिल साइकिल की भी हाथ नहीं डालते हैं जब तक ये टैक्स नहीं होगा। मैं हुकूमत का ये अपील करता हूँ, ये टैक्स ख़त्म करो, इतना सा लगाओ जो लोग बर्दाश्त करते हैं। ये ट्रांसफ़र वाला टैक्स कम करो, ये टोकन टैक्स कम करो, ये बायोमेट्रिक का हमारा मसला हल करो। तो आज से 10-12 साल पहले जो हमारा पाकिस्तान में 2007-8 का मुशर्रफ का हुकूमत में, खुदा के कसम लोग इतना मिसाल पीक पी गया ना, आज भी लोग मुशर्रफ को दुआ देते हैं, वो जैसा भी है। ये लोग बताएं कहते कि हैं रोजगार, बेलकौमी रोजगार। 2013 में एमनेस्टी स्कीम आई थी। जी जी। एमनेस्टी स्कीम में क्या लोगों को फवायद मिले थे? तो उस टाइम टैक्स भी कम था, पेट्रोल भी सस्ता था, और ये मिसाल गाड़ी भी सस्ता था, तो लोगों का हर बंदा का चूल्हा चल रहा तो खुश था। अभी ऐसा ज़्यादातर लोग पेट्रोल गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं या डीजल गाड़ी? बस पेट्रोल डीजल से ज़्यादा है और डीजल से पेट्रोल महंगा है, तो इंसान सोचता है मैं क्या इस्तेमाल करूँ। यानी आप समझते हैं कि यहाँ मसाइलों का गुमान बना हुआ है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट पेट्रोल की और कीमतें दिन ब दिन बढ़ा रही है, ऊपर टैक्स को भी बढ़ा रही तो है। दुबई हुकूमत बन गया, बस अपना मर्जी है। सुबह अभी जा 100 रुपये पेट्रोल है, सुबह जब उठेगा 110 होगा, फिर 2 दिन बाद होगा 130 होगा। पहला 1 रुपये चीज़ बल्टे तो सारा रोड बंद होता रहा, सारा लोग। अभी लोगों से बिल्कुल बस वो लोग डर गया ना, कब तक करेगा ये रोडों का काम। इसके अलावा गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के ऊपर भी आप क्या समझते हैं? स्पेयर पार्ट की नहीं, गाड़ियों के एक एक पेज पे इतना ड्यूटी लगा दिया, इतना ड्यूटी लगा दिया, वो बर्दाश्त से बाहर है। उसके टायर्स भी महंगे करवा दिए। मैं कह रहा हूँ 1/10, 1/4, 1/10 हर चीज़ महंगा हो गया। लेकिन पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, ख़ासतौर पे हम दारुल-हुकूमत में देखते हैं कि क्रीम, उबर ऐसी बड़ी कंपनियों ने अभी सहूलियात दी हैं। उसमें छोटी जैपनीज़ गाड़ी हमने देखी है, मुख्तलिफ गाड़ियाँ देखी हैं, वो ज़्यादा टैक्सी चल रही हैं। तो इस हवाले से आपने कोई इसका अमल नहीं बनाया, कुछ सोल्यूशन नहीं कारोबार का बनाया? असल बात है ना, वो गाड़ी जो मिसाल छोटा गाड़ी आता है ना, तो आपको पता है छोटा गाड़ी तो ज़्यादा से ज़्यादा मिसाल रेंट पे इस्तेमाल होता है, या नौकर पेशा लोग वो इस्तेमाल करते हैं जिसका 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह होता है। ठीक है, जो चौधरी बिरादरान है, राजा मिसाल जो लोकल मालदार तरीन लोग हैं, वो तो छोटा गाड़ी में नहीं जाते, सरमायादार लोग बड़ी गाड़ी बड़ी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। और बड़े गाड़ी मिसाल हमारा सारा शुरूम का मिसाल ज़मीनों का प्रॉपर्टी इसने बर्बाद किया, ज़मीनों का इतना टैक्स लगाया। मिसाल अभी हमारा कारोबार ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ। सही है। जब किसी ने ज़मीन प्लाट फ्लैट जो भी बेचता था तो मुझसे गाड़ी बेचता था, ज़मीनों पे इतना टैक्स लगाया, ज़मीन का काम ख़त्म, साथ गाड़ियों के भी काम ख़त्म। यानी आपका कहने का मतलब है कि जब किसी दौर में आप लोग ये करते थे कि गाड़ियां ज़मीनों के साथ भी एक्सचेंज करवाते थे, सब कुछ कर रहा था। जब प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स आ गया तो वो ज़मीन भी बंद, गाड़ी भी बंद हो जो गई। इंसान ज़मीन नहीं बेचते इधर और क्या कारोबार करेगा। इधर जो चौधरी बिरादरान या जो भी इधर पंजाब में रहता है कि पीके में भी ज़रूरत है, तो वो ज़मीन के इतना घर पे टैक्स लगाया। जब वो 10 कनाल ज़मीन बेचते तो उसका तो 10 लाख रुपए कह रहा टैक्स जमा करो, तो गाड़ी पे कैसा आएगा फिर? जब ज़मीन का कारोबार सही होगा तो हमारा गाड़ी की भी कारोबार सही होगा। मैं दोनों तरफ से हमारा जो वज़ीर आज़म साहब है, सदर साहब है, जो भी है, मैं उसका अपील करता हूँ, इस पे तुम ज़रा ध्यान दे दो और यही चीज़ कंट्रोल करो तो तुम्हारा मुल्क इंशाल्लाह पेट्रोल सस्ता होगा तो अवाम भी, मिसाल गाड़ी सस्ता होगा तो अवाम भी खुश होगा, मिसाल उसके साथ जो पेट्रोल और ये गाड़ी पियोगा तो खाना पीना भी सस्ता होगा। जी नाजरीन, हाइसा साहब ने एक बड़ी क्लियर बात बताई है कि जब आप पेट्रोल की कीमतों को भी बढ़ाएंगे, डीज़ल की कीमतें भी बढ़ेंगी, तो गाड़ियों की भी कीमतें बढ़ेंगी, स्पेयर पार्ट्स की भी कीमत बढ़ेंगी, लोगों की तनख्वाहें, लोगों का माश वही रह चुका है। अरबों रुपए का सरमायाकारी इस बारगेनों में लोग कर चुके हैं, लेकिन अभी कोई गाड़ी नहीं बिक रही। इन हालात को देखते हुए हाजी वज़ीर साहब का एक बयान है कस्टम वालों से, एक्साइज़ वालों से और FBR से कि आप इस टैक्स के ऊपर नज़रसानी करें। वफाकी दारुल-हुकूमत के जितने भी सरकारी इदारे जो टैक्स शेड्यूल को देख रहे हैं, ताजरों की माली हो रही है, ताजरों की माशी का फुकदान बन रहा है, ताजरों का चूल्हा बंद हो रहा है। इजाज़त देते हैं, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैं अभी अपना हुकूमत से अपील करता हूँ और इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद रखता हूँ जो हमारा बातों पे इंशाल्लाह ये यकीन करेगा और मेहरबानी करो। इधर हालात ऐसा बन रहे दिन ब दिन, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, ये टैक्स ABR वाला का, एक्साइज वाला का और ये गाड़ियों का जो भी टैक्स है, जो पेट्रोलों का, डीज़ल का, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जब आप हालातों का इंशाल्लाह लोगों का दवा लेना है तो मेहरबानी करो ये आप कम करो और इस पे एक्शन ले लो। मैं वज़ीर आज़म साहब का ये अपील करता हूँ।